दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश आपको यहां पर बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश भर के समस्त हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहन जिनके भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, चाहे उच्च माध्यमिक हो या प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण है और उनको जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, उनके लिए अगर अतिथि कोटा के अंतर्गत वह आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना अतिथि शिक्षकों को करना पड़ रहा है। लोक शिक्षण के इस आदेश से और जो आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्या डिजिटल सिग्नेचर वाला मानना है, डीओ के जो फाइनल डिजिटल सिग्नेचर होते हैं क्या वो वाला मानना है, या उसमें भी किसी के सिग्नेचर कराने हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, इस आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी किस प्रकार से आपको क्या करना। चलिए कंप्लीट आदेश जानकारी बताएंगे आपके सामने। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का ऑफिशियल आदेश है, जो कि प्रदेश भर के समस्त सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए जारी किया गया 14/2/2022 का आदेश है। यहाँ पर देखिए, यह आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यह आदेश इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि अभी जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति की प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षकों की और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेकंड काउंसलिंग जो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, उसमें अतिथि कोटा के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना है। तो जिन्होंने पहले बनवाया था उनको तो ठीक है, आइडिया है, लेकिन जो फ्रेश थे और जिनको बनवाना है उनके लिए यहाँ पर वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो प्राइमरी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें भी अतिथि शिक्षकों को 25% सीटों का आरक्षण मिलने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के विषय में है और यहाँ पर देखिए दो महत्वपूर्ण आदेश आपको दिखाएंगे। ये संदर्भ है 15/5/2019 के आदेश का, 22/11/2019 के आदेश का। यहाँ पर देखिए बिंदुवार तरीके से सभी प्रक्रिया को बताया हुआ है। उक्त संदर्भित पत्रों में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। तद समय शिक्षक भर्ती से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया प्रचलन में थी, अतः पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। संचालनालय में अतिथि शिक्षा के अनुभव प्रमाण पत्र की मांग से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं, अतः अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करने वाले समस्त आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो स्टेप इस पर यहाँ पर क्लियरली हो जाता है कि डीओ के डिजिटल सिग्नेचर वाले अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर जो लिखा रहता है, इसमें नाम बस होता है, कोई दस्तखत नहीं होते हैं, वह मान्य होगा आपका। उसमें कोई भी किसी तरह का सील वगैरह लगवाने की नहीं है। तो जो डिजिटल आपका बन रहा है वही मान्य होगा। ठीक, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, देखिए डिजिटल के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। साथ ही सुलभ संदर्भ हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित संदर्भित निर्देश तथा हेल्प मैनुअल पत्र के साथ किया जा रहा है। देखिए के द्विवेदी जो कि संचालक हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से यह ऑफिशियल आदेश 14/2/2022 का आदेश है। यहाँ पर देखिए संबंधित तमाम अधिकारियों, मंत्री वगैरह को भेजा गया है। साथ ही देखिए 15/5/2019 का आदेश, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रक्रिया को बताया गया था, जैसे कि ऊपर संदर्भ में आपको दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का यह आदेश है 15/5/19 का है और यह ऑफिशियल क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र विषय में यहाँ पर देख सकते हैं के संबंध में। और साथ ही यहाँ पर 8/3/2019 के आदेश का संदर्भ लिया गया है। यहाँ पर देखिए राज्य शासन के संदर्भित आदेश की कंडिका 2 के अनुसार अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में NIC द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने की ऑनलाइन
प्रणाली GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगा। देखिए कि कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पर आप बताई गई है। देखिए पहला, आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, यानी आवेदक यानी जो अतिथि शिक्षक हैं वे क्या काम करेंगे। पहला काम उनका है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदन पंजीकृत मोबाइल नंबर से GFMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यानी जो आपकी मोबाइल नंबर है, आपका यूजर नेम है, वही है मोबाइल नंबर, यूजर नेम एक ही चीज़ है, उसमें से आप GFMS पोर्टल पर अपने लॉगिन ID से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक OTP प्रक्रिया द्वारा आधार सत्यापित करते हुए eKYC कराएंगे। इसके लिए आवेदक के पास समग्र ID का होना आवश्यक है। समग्र ID आपको डालनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज है, रिपोर्ट ऑप्शन में डाइस कोड, सत्र तथा माह प्रविष्टि के उपरांत सूची प्राप्त होगी। यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, उसमें डाइस कोड डालना पड़ेगा आपको, तो फिर सत्र डालना पड़ेगा और माह डालना पड़ेगा, के उपरांत सूची प्राप्त होगी, जिसमें उक्त सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक का गेस्ट ID, अतिथि शिक्षक का नाम होगा, जन्म तिथि होगी इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी। इस सूची में प्रदर्शित गेस्ट ID और जन्म तिथि की जानकारी नोट कर लेना है। उसकी आवश्यकता रजिस्टर क्लेम फॉर्म भरने के लिए होगी। यानी आपको यहाँ पर इसी प्रक्रिया के अनुसार सेम जो है प्रोसीजर को अपना लेना है। ठीक, यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन जो होता है इस साइड होता है, ये मान लीजिए इस तरह से है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट ऑप्शन होगा इस इधर, तो उसमें भी करेंगे, उसमें आपको मिलेगा यहाँ पर कोड मिल जाएगा, डाइस कोड, और माह जिस माह का निकालना हो, और ID भी आपकी मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि ये तमाम जानकारियाँ होगी। ठीक है ना। फिर रजिस्टर क्लेम फॉर्म ऑप्शन में, रजिस्टर क्लेम फॉर्म ऑप्शन उसी में मिलेगा। गेस्ट ID और जन्म तिथि, सत्र और कैप्चा डालने के बाद क्लेम फॉर्म आपको मिलेगा। फिर आवेदन सत्रवार और विद्यालयवार क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे। सत्रवार यानी एक सत्र का एक ही निकलेगा, उसमें विद्यालयवार क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। फिर यदि क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या विसंगति परिलक्षित हो रही है, यानी जितना आपने काम किया है उसमें कहीं भी दिक्कत हो रही है दिनों की संख्या में, तो उसको तो रिमूव क्लेम के द्वारा क्लेम फॉर्म को डिलीट करके नया क्लेम फॉर्म जनरेट कर लेना है आपको। ठीक, अब क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या प्रदर्शन एजुकेशन पोर्टल से तैयार किए गए मानदेय देयक से हो रहा है। यदि किसी सत्र माह में मानदेय देयक एजुकेशन पोर्टल से जनरेट नहीं होने की स्थिति में उस सत्र के माह और दिन प्रदर्शित नहीं होने, इस स्थिति में आवेदन है वो संलग्न रूप में क्लेम फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन रूप से, जिनका ऑनलाइन मानदेय नहीं आया तो उनके लिए है। ठीक, और फिर अगला बिंदु रहेगा कि बिंदु क्रमांक 1.5 और 1.7 के अनुसार तैयार क्लेम फॉर्म से अंकित उपस्थिति कार्य दिवसों की संख्या के सत्यापन हेतु क्लेम फॉर्म में संबंधित संस्था को 3 प्रतियों में प्रस्तुत करना है। उक्त कार्यवाही की अंतिम तिथि 31/5/19 रहेगी। तो यहाँ पर देखिए पुराना आदेश है, लेकिन जो अभी जो है 2022 में यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक हैं और जो सेकंड काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पर अभी तारीख नई आ चुकी है, उन तारीखों के अंतर्गत ही काम किया जाएगा। ठीक, तो ये आवेदक यानी अतिथि शिक्षक को स्वयं ये तमाम जानकारी, ये जो बिंदु है 1.8 तक, ये पूरा जो है कंप्लीट करके रखना है 3 प्रति में, उसको निकाल लेना है प्रिंट करके। ठीक, इतना कंप्यूटर से करे। फिर एक और काम करना है यहाँ पर देखिए 1.9 में संस्था प्रमुख से सत्यापन के उपरांत आवेदन समस्त क्लेम फॉर्म को एक फाइल कवर में व्यवस्थित रूप से संधारित कर संकुल प्राचार्य कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। ठीक है ना, संस्था प्रमुख का सील लगवाना है उसमें, और उसके बाद जो अतिथि शिक्षक हैं वो संकुल प्राचार्य कार्यालय में उसको प्रस्तुत कर देंगे। ठीक, यहाँ पर फिर संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, संस्था प्रमुख क्या काम करेंगे इसमें देख लीजिए। यहाँ पर उनके द्वारा काम किया जाएगा, आवेदन से प्राप्त क्लेम फॉर्म में अंकित उपस्थिति कार्य दिवस का मिलान करेंगे, उपस्थिति पंजी से करेंगे, कार्य दिवसों की संख्या में भिन्नता की स्थिति में उपस्थिति पंजी की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित कर देंगे। सत्यापन उपरांत क्लेम फॉर्म की हस्ताक्षरित एक प्रति आवेदक को, दूसरी प्रति संकुल प्राचार्य को और तीसरी प्रति अभिलेख के रूप में विद्यालय में रखी जाएगी। यानी 3 प्रति मिल जाएगा। सिग्नेचर करने के बाद संकुल प्राचार्य के एक अपने पास रखेंगे, एक अतिथि शिक्षक के पास और एक विद्यालय में रखी जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद जो काम किया जाएगा यहाँ पर देखिए संकुल प्राचार्य
आहरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही क्लेम फाइल को कार्यालय में व्यवस्थित सुरक्षित रखा जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किया जाए। संकुल कार्यालय द्वारा यह देखा जाए कि आवेदक से प्राप्त की जा रही फाइल में संलग्न क्लेम फॉर्म उसी संस्था द्वारा सत्यापित हो तथा क्लेम फॉर्म में प्रदर्शित स्कूल संकुल के अंतर्गत हो। आवेदक आवेदन द्वारा किए गए कार्य दिवसों का सत्यापन संकुल द्वारा तैयार किए गए मानदेय देयकों का अभिलेख के आधार पर किया जाए। भिन्नता की स्थिति में मानदेय देयक की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित कर देना है। वहीं संकुल प्राचार्य जो है डीडीओ लॉगिन से क्लेम फॉर्म में संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित उपस्थिति दिवसों की ऑनलाइन रूप में जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करेंगे। देखिए डीडीओ कोड से जब ये वो पूरा आपका हो जाएगा ऑफलाइन वाला, वहां पर जमा कर दिया, फिर संकुल प्रचार क्या करेंगे, डीडीओ कोड से जो है लॉगिन करेंगे और क्लेम फॉर्म जो आपने जमा किया संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित उपस्थित दिवसों के ऑनलाइन उसको फीड करेंगे। आवेदक जिनके द्वारा हस्तलिखित क्लेम फॉर्म यानी मानदेय एजुकेशन पोर्टल से तैयार नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जनरेट नहीं होने की स्थिति में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के क्लेम फॉर्मों में क्लेम किए गए कार्य दिवस का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति के विशेष परीक्षण उपरांत मान्य किया जाएगा। इनके संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लेम फॉर्म के संशोधनों को संकुल प्रचार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जीएफएमएस पोर्टल के अपडेट करने के पश्चात किया जाएगा। ठीक, ये इतना काम जो है तो संकुल प्राचार का होगा और जो अतिथि शिक्षक हैं उसके पहले जो बताया उनका होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका काम यहाँ पर रहेगा कि संकुल द्वारा की गई कार्रवाई को पूर्ण होने के पश्चात लाख प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आईडी के पासवर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जाएगा, तत्पश्चात पोर्टल जनरेटेड बार एंड कोड अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड करने के उपरांत जिस पर संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है काम करना है, एक बार बार कोडेड जनरेट किया जाएगा, फिर उसमें आपको डालना है और जिस संस्था प्रमुख है और संकुल प्राचार्य के सिग्नेचर और जिला शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर होंगे। उक्त कार्य की सतत मॉनिटरिंग में सुनिश्चित किया जाए कि प्राचार्य अभिलेखों के मिलान के उपरांत ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदि गलत सत्यापन के संबंध में इसमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख संकुल प्राचार्य की होगी। ठीक, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, यानी यहाँ पर टोटली जो है डिजिटल वाला सिग्नेचर जो फाइनली जो है निकलता है उसमें यहाँ पर है। इस वाले बिंदु में आप बिल्कुल डाउट मत होइए, ये जिला शिक्षा अधिकारी जो है सिग्नेचर डिजिटल कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी जो है हमारे अतिथि शिक्षक भाई और बहन को जिला शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि जीएफएमएस पोर्टल में केवल एक ही पंजीयन कराना है। आवेदक जिन्होंने जीएफएमएस पोर्टल पर एक से अधिक पंजीयन करा लिए हैं वे आवेदक संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित नंबर से लॉगिन ई-केवाईसी करेंगे। आवेदक जिन्होंने ई-केवाईसी सत्यापित पंजीयन से कराते हुए अन्य पंजीयन नंबर से करा लिया है तो इस प्रकार त्रुटि सुधार के लिए संलग्न प्रूफ ईमेल करना है। ठीक है, फिर साथ यहाँ पर देखिए ई-केवाईसी करते समय समग्र आईडी और आधार नंबर सावधानी पूर्वक दर्ज करना है। यदि आवेदक द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी आधार नंबर दर्ज कर दिया है तो इस प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संलग्न प्रूफ में आवेदन ईमेल करना है। उक्त प्रक्रिया का हेल्प डॉक्यूमेंट से संबंधित पूछे जाने प्रश्न जो है के साथ संलग्न है। इसके साथ एक जो है तो पीडीएफ यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है उस पीडीएफ को इसमें नहीं दिखाएंगे। ये यहाँ पर देखिए 15/5/2019 का है। उस समय आयुक्त जयश्री कियावत थी, अभी फिलहाल जो है तो लोक शिक्षण के आयुक्त अभय वर्मा है जिनके द्वारा यह प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसको लाइक करके शेयर जरूर कर देना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो पर, धन्यवाद।